नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां आपको मिलती हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां। हमारी कोशिश होती है कि खेती किसानी पशुपालन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा सके, ताकि हमारे किसान सही समय पर उनका इस्तेमाल करके अपनी खेती किसानी को फायदेमंद बना सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद नजर डालेंगे हमारा पशुधन पर और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। सबसे पहले बात खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम आपको जानकारी देंगे चना फसल के बारे में। चना हमारे देश की मुख्य दलहनी फसल है और बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के किसान इसकी खेती करते हैं। अगर आपने भी चने की फसल ली है तो फरवरी महीने में कुछ विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। खास तौर पर सिंचाई को लेकर क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं चना फसल पर हमारी इस खास रिपोर्ट में। चना भारत की प्रमुख रबी दलहनी फसलों में से एक है। सबसे ज्यादा चना मध्य प्रदेश में होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में भी चना का उत्पादन किया जाता है। चने की खेती के लिए जल निकास वाली उपजाऊ भूमि अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती हल्की व भारी दोनों प्रकार की भूमि में की जा सकती है। चने की खेती के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके पश्चात एक क्रॉस जुताई हैरो से करके पाटा लगाकर भूमि समतल कर लेनी चाहिए। फसल को दीमक व कट चने की प्रमुख किस्में मध्य प्रदेश में JG 74, JG 315, JG 322, पूसा 391, विश्वास यानी फुलेजी 5, विजय, विशाल, JG 16, JG 130, JGG1, जवाहर ग्राम काबुली एक प्रमुख है। राजस्थान में DCP 92 और 3, पूसा 372, पूसा 329, पूसा 362, उदय, सम्राट प्रमुख है। हरियाणा में DCP 92 और 3, हरियाणा चना 1, हरियाणा काबुली चना 1, पूसा 372, पूसा 362 प्रमुख है। उत्तर प्रदेश में DCP 92 और 3, KWR 108, पूसा 256, पूसा 372 और वरदान प्रमुख है। बिहार में पूसा 372, पूसा 256, पूसा काबुली 1003, उदय KWR 108, गुजरात ग्राम 4 प्रमुख है। छत्तीसगढ़ में JG 315, JG 16, विजय, वैभव, जवाहर ग्राम काबुली 1, BG 372, पूसा 391, BG 072 प्रमुख है। गुजरात में पूसा 372, पूसा 391, विश्वास, JG 16, विकास, विजय, विशाल, धारवाड़, प्रगति, गुजरात ग्राम 1 प्रमुख है। फसल को रोगों और कीटों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार में उपयोग होने वाली दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें। चने के पौधे को अच्छी बढ़वार मिले, इसके लिए दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बीजों की बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। फरवरी माह में किए जाने वाले कार्य। फरवरी माह में चना फसल में फूल आने के पहले ही सिंचाई कर लेनी चाहिए। किसान इस बात का ध्यान रखें कि फूल आते समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। सर्दियों में यदि बारिश नहीं होती है तो बुआई के 75 दिन बाद सिंचाई करना लाभकारी होता है। फसल में 2% यूरिया के घोल के 2 पर्णी छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें, जब फली में दाना बनने लगा हो। ऐसा करने से उपज में 15 से 20% इजाफा होता है। तो अभी हमने आपको बताया चना फसल के बारे में। अच्छी किस्में कौन सी हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं, और इस महीने में चने की फसल में कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गाँव किसान।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में हम अपने किसानों को पशुपालन से संबंधित नई जानकारियां देते हैं ताकि पशुपालन उनके लिए लाभकारी साबित हो सके। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ऊंट पालन के बारे में। जी हां, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है और ऊंट के दूध की मांग भी लगातार बनी रहती है क्योंकि ये अपने पोषक गुणों से भरपूर है। तो अगर आप भी ऊंट पालन करना चाहते हैं तो कैसे व्यावसायिक रूप से इसे अपना सकते हैं, कौन सी विशेष बातें हैं, आइए देखते हैं। पशुपालन भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। किसान अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए या फिर व्यावसायिक स्तर पर मुनाफा कमाने के लिए पशुपालन करते हैं। आमतौर पर जब पशुपालन की बात होती है तो दुधारू पशुओं का ही नाम लिया जाता है, लेकिन जब बात राजस्थान की हो तो जुबान पर सबसे पहले ऊंट का ही नाम आता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसकी सवारी राजस्थान में काफी लोकप्रिय है। जिस तरह से अन्य राज्यों में लोग भैंस और गाय पालते हैं, उसी तरह राजस्थान में ऊंट को पाला जाता है। ऊंट यहाँ का बहुउपयोगी पशु है, जिसका उपयोग कई कामों में किया जाता है। हमारे देश में 2 तरह के ऊंट पाए जाते हैं, 2 कुबड़ीय ऊंट और 1 कुबड़ीय ऊंट। भारत में 1 कुबड़ीय ऊंटों की संख्या लगभग 5 लाख है, जो मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क भाग के सीमांत राज्यों राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में पाए जाते हैं। हमारे देश में मुख्य रूप से 9 से अधिक ऊंट की प्रजातियां मौजूद है, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में पाई जाती हैं। राजस्थान में बीकानेरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और जालोरी। गुजरात में कच्छी और खरई। मध्य प्रदेश में मालवी, हरियाणा में मेवाती। पशु गणना के ताजा आंकड़े बताते हैं कि ऊंटों की संख्या में कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में ऊंटों की संख्या 37% घटकर 2,50,000 रह गई है। ये घटे हुए आंकड़े बताते हैं कि ऊंटों की संख्या में इजाफा करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। यही वजह है कि अब हर राज्य में ऊंट पालन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार नई योजनाएं बना रही है। इसके साथ ही ऊंट पालकों को अनुदान भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के तहत ऊंटों के प्रजनन को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है और इनको बचाने के लिए सरकार सोशल मीडिया कैंपेन, प्रदर्शनी, डॉक्यूमेंट्री आदि के माध्यम से लोगों में जागरूकता भी ला रही है। ऊंट पालन के लिए अच्छी नस्लों का चयन करें, जरूरत और स्थान विशेष के हिसाब से हो। साथ ही राज्य सरकार के पशुपालन विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए राज्य सरकार गर्भवती मादा ऊंटनी के रजिस्ट्रेशन पर आर्थिक सहायता देती है। ऊंटनी के बच्चे के लिए भी 1 माह और फिर 9 माह का होने पर पुनः आर्थिक मदद की जाती है।
वैसे तो ऊंट को पालने के कई कारण हैं, लेकिन बात सिर्फ दूध की जाए तो इससे मिलने वाला दूध ही करीब 400 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है, जिससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। ऊंट का आहार। ऊंटों के सही विकास के लिए आहार की अहम भूमिका है। ऊंटों को कुल मिश्रित राशन का 50% मूंगफली चारा और ग्वार भूसा दिया जाना चाहिए। स्थानीय घास लाना के बीज से प्रोटीन की पूर्ति की जा सकती है। इसके अलावा मक्का, जई, बाजरा, जौ, बिनोला, गेहूं का चौकर और नमक भी देना चाहिए। गाभिन ऊंटों की अंतिम तिमाही में खुराक में 9.5% वृक्ष प्रोटीन और 50% मिश्रित आहार देना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन 20 से 40 लीटर साफ पानी देना चाहिए। रोगों से बचाव। ऊंट में मुख्य रूप से 2 प्रकार के रोगों की आशंका बनी रहती है, जिसमें पहला है सर्रा रोग। ये रोग परजीवी खून चूसने वाली मक्खी टेबिनस के काटने से फैलता है। इस रोग के लक्षणों में बुखार आना और कमजोर होना शामिल है। कभी कभी ऊंट के शरीर में सूजन भी आ जाती है। इससे बचाव के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर इंजेक्शन लगवाना चाहिए। वहीं दूसरी बीमारी है मेंज या खाज। ये रोग ज्यादातर सर्दियों में होता है। इससे बाल उड़ जाते हैं, चमड़ी काली पड़ जाती है। इसके निदान के लिए पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी आपने खास रिपोर्ट देखी ऊंट पालन पर। इसी के साथ ही बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि माह के अनुसार अपने पशुओं की देखरेख कैसे करें, उनके आवास, उनके आहार का कैसे ख्याल रखें और कोई बीमारी ना हो। ऐसे में कौन कौन सी खास बातें हैं, आइए जानते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर में। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी माह में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहती है, अतः पशुओं को भीगने से बचाएं एवं बादल हटने पर सर्दी के बढ़ने के आसार को देखते हुए पर्याप्त बचाव के उपाय करें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए, ताकि सभी पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को PPR का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांधकर निकालें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कामयाब किसान की। कहते हैं जहां चाह वहां राह, यानी अगर आपके मन में इच्छा शक्ति मजबूत है और आप परिश्रम से नहीं डरते तो कोई भी चुनौती आपके सामने नहीं टिक सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे आज के कामयाब किसान ने। आइए देखते हैं किस तरीके से इन्होंने कामयाबी हासिल की और अन्य किसानों के लिए उदाहरण बने। हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण में कई विकल्प मौजूद हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें समाज का हर वर्ग आसानी से अपनी भागीदारी दे सकता है।
खाद्य प्रसंस्करण में महिलाओं की भूमिका अभूतपूर्व है। लंबे समय से महिला खाद्य संग्रह करने के लिए प्रसंस्करण करती आ रही हैं। बदलते दौर में खाद्य प्रसंस्करण घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर व्यावसायिक रूप ले चुका है। आज महिलाएं अचार, मुरब्बा जैसे उत्पाद बनाकर खुद को और समाज को सशक्त कर रही हैं। ऐसी ही एक महिला है रुचि माथुर, जिन्होंने इस व्यवसाय में काफी उतार चढ़ाव पार कर आत्मनिर्भर बनी है। दिल्ली की रहने वाली रुचि माथुर ने घर के चटपटे अचार को बाजार में लाने का विचार बनाया, जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल न किया गया हो। व्यवसाय की शुरुआत करने से पहले रुचि माथुर ने कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से प्रशिक्षण लिया। वो बताती हैं कि 10 दिन के प्रशिक्षण अवधि के दौरान हर छोटी से छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस संघर्ष भरी यात्रा में कैसे मिली सफलता, आइए सुनते हैं रुचि माथुर से। हम लोग पहले महाराष्ट्र में रहते थे, हस्बैंड का वहाँ जॉब था, तो किसी वजह से कुछ ये हुआ कि हम लोगों को दिल्ली शिफ्ट होना है। तो अब दिल्ली शिफ्ट हो गए, लेकिन अब खाली हैं तो करे क्या। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, तो ये था कि कुछ करने को नहीं, और हमेशा से एक वर्कोहॉलिक रहे, तो ये था कि कुछ ना कुछ तो काम करना है, घर छोड़ना नहीं है, घर से ही कुछ बिज़नेस शुरू करना है। तो हम लोग कायस्थ हैं चूँकि, तो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। मेरी मदर भी बहुत अच्छी कुक है, अचार वगैरह बहुत अच्छा बनाती थी, और इनफैक्ट हम लोगों को कहीं वो चीज़ें मार्केट में कभी मिली नहीं कि इतनी बढ़िया क्वालिटी की चीज़ जो है वो आपको कहीं होममेड जैसा मिल जाए। तो ये हुआ क्यों ना हम लोग ही शुरू करें इस तरीके का एक वेंचर। तो एक थॉट आया कि अचार बनाते हैं और मार्केट में सेल करेंगे अच्छी क्वालिटी का होममेड, जिसमें कि केमिकल्स बेस्ड ना हो, जो घर की तरीके से बनता है हाइजीनिक वैसा ही बनाएं। तो ये कुछ ट्रेनिंग लेनी ज़रूरी थी कि लार्ज स्केल पे कैसे करेंगे, घर में तो हम बना लेते हैं। तो धीरे धीरे इंटरनेट पे सर्च किया, तो उसमें मुझे कृष्णा यादव जी का एक छोटा सा वीडियो मिला था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने उजवा में ट्रेनिंग ली है। तो फिर हमने उजवा कांटेक्ट किया, मालूम नहीं था कहाँ है। तो मैं बड़ी मुश्किल रास्तों से होते हुए नजफगढ़ पहुँची पहले तो, फिर उसके बाद हम उजवा गए। वहाँ पे मेरे ख्याल से गर्मियों का सीज़न था, जुलाई। तो मैंने रितु मैडम से मेरी मुलाकात हुई, तो उनको मैंने अपना नंबर दे दिया। फिर जब सेशन था अचार का, जब ट्रेनिंग थी, तब उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैं गाज़ियाबाद में हूँ, गाज़ियाबाद से उजवा लगभग 65 से 70 किलोमीटर है, तो जाने में बहुत टाइम लगता है, और 10 बजे क्लास स्टार्ट होती थी। तो मैं अपनी मम्मी के घर शिफ्ट हो गई, 10 दिन वहाँ से गई। 6:30 बजे सुबह निकलते थे नवंबर में, और 10:30 बज जाता था पहुँचते पहुँचते। फिर वहाँ पे हमने क्लास करी, ट्रेनिंग ली, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक एक चीज़ बताई। छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं काम करने के, वो उन्होंने बताए। 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद ऐसा लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ काम। और फिर आम का सीज़न आया, तो अब ये था कि आम लेना है। शुरुआत सोचा था कि आम से करेंगे, तो हम पहुँच गए आज़ादपुर मंडी। तो आज़ादपुर मंडी में पता नहीं था कहाँ से लेना है, लेकिन आम समझ में आया कि बार बार कौन आएगा, चलो ले लेते हैं, काम चल जाएगा। तो हम 200 किलो आम उठा लाए, और नहीं मालूम था कटेगा कैसे। फिर ये सोचा कि 4 लेडीज़ को बुला लेते हैं, सरौतें खरीद लिए और उनसे कट जाएगा, लेकिन वो तो एकदम फ्लॉप शो हो गया। फिर बड़े परेशान। फिर मंडी गए, यहाँ पास में साहिबाबाद मंडी है, वहाँ से हम एक काटने वाला लेके आए। उसने 200 किलो आम काट तो दिया, लेकिन बड़े बड़े टुकड़े काटे, बहुत परेशान किया। फिर ये हुआ कि ये तो चलेंगे नहीं, बॉटल में कैसे पैक होंगे। फिर हमने, मेरी माँ ने, मेरी बेटी, हस्बैंड, चारों ने मिल कर के वो सारा 200 किलो आम दोबारा काटा। उसके बाद उसे प्रिज़र्व किया। फिर आम तो प्रिज़र्व हो गया, अब अचार बना के बेचें कहाँ, ये बड़ी समस्या, कोई जानता नहीं है कैसे काम होगा। फिर धीरे धीरे फिर मैंने MSME ज्वाइन किया, उद्योग आधार अपना बनवाया, और वहाँ पे कुछ सेमिनार्स अटेंड किए, कुछ उनकी एग्जीबिशंस थी, वो एग्जीबिशंस अटेंड करी। तो उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे, मीटिंग्स बहुत सारी थी। तो उसमें वॉलमार्ट के कुछ लोग आए हुए थे। उनका ये था कि आप विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे और हम आपका जो है वो मार्केट आपको देंगे। तो धीरे धीरे उनसे संपर्क हुआ, कहीं कहीं कुछ एग्जीबिशंस मिली, MSME ने बहुत सपोर्ट किया। फिर मुझे कनेक्टिंग एग्जीबिशन एक मिली बनारस में। तो बनारस में ऐसे आपस में लोगों से बातचीत करके एक एग्जीबिशन का पता चला कि लुधियाना में एक शोमैन एग्जीबिशन लगती है और काफ़ी अच्छा शो होता है, और वहाँ पर जाया जा सकता है। तो वहाँ हम पहुँच गए।
तो वहाँ पे सेल बहुत अच्छी हुई। तो वो पहला मार्केट का एक्सपीरियंस था, मज़ा आया काम करके कि हाँ, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ हम कर सकते हैं, लोगों को हमारी बनाई हुई चीज़ें पसंद आ रही हैं। शुरुआती दौर में हर उद्यमी को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और वो है बाजार की। रुचि माथुर ने अपने उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रदर्शनी, मेलों और सोशल मीडिया का सहारा लिया और लंबे समय के बाद उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा। अपने उत्पादों को जैविक रूप देने के लिए सीधे किसानों से संपर्क कर रही हैं, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता में तो सुधार होगा ही, साथ ही किसानों को भी सीधे मुनाफा मिलेगा। एक समस्या थी कि मार्केट में कहीं हम अवेलेबल नहीं थे, फिर वापस लौट के आए, 1-2 एग्जीबिशंस दिल्ली में करी, गाज़ियाबाद में भी 1-2 एग्जीबिशंस करी, तो लोगों के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स मिलने लगे। फिर व्हाट्सएप पे जो भी हमारे संपर्क थे उनको हमने भेजना शुरू किया कि हम ये काम कर रहे हैं, आपको पसंद आए तो आप लीजिए। तो 2-3 साल तो ऐसे स्मूथली मेरे निकल गए। फिर 2018 में हमने 2019 में जनवरी में वॉलमार्ट का हमको एक WEDP प्रोग्राम मिल गया। वॉलमार्ट के जो नमित मुत्रेजा जी आए थे, तो उनके थ्रू हमको एक वॉलमार्ट का EDP प्रोग्राम मिला। उसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद जो है वो बिज़नेस में काफ़ी उछाल आया, लोगों से मुलाकात हुई, कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले, फिर एक आध मार्केट प्लेसेस में भी हम लोगों ने रजिस्टर किया और धीरे धीरे काम अच्छा निकलने लगा। तो अब तो ये है कि लोगों में अच्छी पहचान बन गई है, लोगों को पसंद आ रहा है, रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, सामने से लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि हाँ आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमें पसंद आया और हम लेना चाहते हैं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ अगर हम कुछ कर रहे हैं तो लोगों को पसंद आ रहा है, और अच्छा करें और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन साथ में क्वालिटी मेंटेन करें। और मसाले वगैरह हम सब जो हैं वो खुद ही लेके आते हैं, और अब धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम गढ़मुक्तेश्वर में हमारा एक फार्मर है, हम वहाँ से लेते हैं। सोलन की तरफ नालागढ़ में एक लेडी हैं, वो उन्होंने खेत वहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है, तो उनके पास भी मैंगोज़ हैं, हम उनसे मैंगोज़ ले रहे हैं। कुछ मसाले हम उनसे ले रहे हैं, लेमन्स हैं उनके पास, हम उनसे लेमन्स ले रहे हैं। मानेसर में कुछ फार्मर है, इस बार हमने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी उनसे कहा है कि मुझे नेक्स्ट ईयर मुझे ऐसा प्रोजेक्शन है कि मार्केट काफ़ी अच्छा हो जाएगा हमारा, तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जो है वो मिर्च वगैरह लगवा रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनिक मिर्चें आ जाएंगी हमारे पास। तो कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट फार्मर से ख़रीदें, ताकि जो बीच का मार्जिन होता है वो मार्जिन बचे और हमारी कॉस्ट कम हो, और हम कम कॉस्ट में अच्छी चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें लोगों को दे सकें। साथ में क्वालिटी मेंटेन करें, साफ़ सफाई रखें, जिससे कि जो फूड इंडस्ट्री में केमिकल बेस्ड फूड ज़्यादातर है और उससे हम बच सकें, एक अच्छी चीज़ लोगों को दे सकें। इस समय हम लोग यहाँ पे भी ऑफलाइन मार्केट हमने काफ़ी यहाँ पे पकड़ लिया है। जैसे यहाँ पे नियर बाई में इंदिरापुरम है, वसुंधरा है, वहाँ पे हमने शॉप में देना शुरू किया है, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शॉप वाले डिमांड करके मंगवाते हैं, और अच्छा रिटर्न आ रहा है। एंड और एज वेल एज मॉडर्न ट्रेड में भी हम गए हैं, मॉडर्न ट्रेड में भी अच्छा डिमांड रिस्पांस मिल रहा है। ऑल ओवर दिल्ली NCR में मेरा प्रोडक्ट, अपना पिकल्स रेंज अच्छी निकल रही है। एंड इवन दिल्ली NCR के अलावा आगरा है, सोनीपत है, इन सब में भी मेरा सर्कुलेशन हो रहा है। रुचि माथुर जैसी कई महिलाएं हैं जो खाद्य प्रसंस्करण में अपना ही नहीं, कई महिलाओं का भविष्य संवार रही हैं, और उनके इस कदम में सरकार हर संभव सहायता कर रही है। सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जो मैंने लुधियाना में फेयर किया था, उस लुधियाना के फेयर की जो कॉस्ट थी, जो वहाँ का रेंटल था, जी हाँ रेंटल था, तो वो रेंटल जो है वो हमें पूरा रिफ़ंड हो गया। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट था कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ा। तो एक तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। फिर उज्वा में जो रितु मैडम है, उनसे हम आज तक संपर्क में हैं। वो हमेशा जब उज्वा में कोई प्रोग्राम होता है हमें बुलाती रहती हैं, कुछ भी रिसर्च वर्क होता है वो हमसे शेयर करते रहती हैं। तो हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे काम कर रहे हैं, फूड है, तो कुछ ना कुछ आपको नया हर दिन सीखने को मिलता है, हर दिन एक नई समस्या आ जाती है। अब उसके समाधान के लिए हमारे पास रितु मैडम है, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, आज भी है। तो
ये थी हमारे आज के कामयाब किसान की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप भी इनसे कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। इसी के साथ ही गांव किसान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ गांव किसान में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।